नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में आचार संहिता लागू है। नियम साफ कहते हैं कि कोई भी सरकार जनता को आर्थिक लाभ नहीं दे सकती, कोई नई योजना लागू नहीं कर सकती। मगर इसके बावजूद बीजेपी ने महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डलवाए। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश है। कभी जो संस्था लोकतंत्र की रीढ़ कही जाती थी, पक्ष अब कुछ भी करे तो उस पर सन्नाटा पसर जाता है। और जो विपक्ष है वो कुछ भी करे तो उस पर तुरंत ही तुरंत कार्रवाई हो जाती है। जो संस्था लोकतंत्र की रीढ़ कही जाती थी, आज वही झुकती हुई नजर आ रही है। तो आज इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या अब जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से सामने खुलकर मैदान में आ गया है कि अब वो निष्पक्ष संस्थान नहीं बल्कि सत्ता का सहयोगी ही बन गया है। और क्या ये चुप्पी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी हार नहीं है? क्योंकि लगातार इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि सत्ता पक्ष कुछ भी करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और अब मनोज झा जो है आरजेडी सांसद, उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग को इसको लेकर के पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है और साफ तौर से बता दिया है कि किस प्रकार से बीजेपी चुनाव में बेईमानी पर उतारू है और चुनाव आयोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सवाल यही है कि अगर यही सब होना है तो बिहार के लोगों का वक्त क्यों जाया किया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है? चुनाव आयोग पहले से ही क्यों नहीं घोषित कर देता कि कौन जीतने वाला है, किस पार्टी की हार होने वाली है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या चुनाव आयोग को इन सब पर रोक नहीं लगानी चाहिए? क्या इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गोस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं एक लेटर दिखाना चाहूंगी और शुरुआत हम यहीं से करेंगे। ये लेटर जो है वो चुनाव आयोग को लिखा है मनोज झा ने और सीधे तौर पर इसमें सब कुछ बताया है कि कैसे आचार संहिता लगने के बावजूद बिहार में खुलेआम महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। और ये 3-4 दिन पहले नहीं हुआ है, ये कल हुआ है, यानी कि 31 अक्टूबर को, और आने वाली 7 तारीख को भी होने वाला है। कल बिहार में महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए, वो भी तब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और ये केवल कल नहीं बल्कि 24 अक्टूबर को भी हो चुका है। मतलब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार पहले भी पैसे डाले जा चुके हैं। और चुनाव से पहले 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे जा चुके थे जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। एक बार पीएम मोदी ने भेजे थे और एक बार सीएम नीतीश कुमार ने भेजे थे। उसके बाद लगा कि मामला खत्म हो गया है क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गई है। पर अब पता चला है कि उसके बाद एक और किस्त आ चुकी है 10-10 हजार रुपए की, और यहाँ पर 20 लाख महिलाओं के खातों में रुपए डाले गए हैं, जो कि 24 अक्टूबर को हुआ। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर यानी कि कल फिर से ये खबर आई, जो कि आज के अखबारों में छपी भी है कि कल फिर से बैंक अकाउंट में महिलाओं के पैसे में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। अब ये जो अपराध है, ये जो बिल्कुल ही पूरी तरह से चुनाव आयोग के नियम कायदे जो बने हुए हैं हमारे देश में, उसका खुलेआम उल्लंघन है और धज्जियां उड़ाई जा रही बीजेपी की तरफ से। और हैरानी की बात ये है कि ये सब कुछ चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। अब कुल अगर हम बोले तो करीब 1,51,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए आ चुके हैं। और इनमें से मोस्टली जो महिलाएं हैं उनके खातों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रुपए आए हैं। इसको लेकर के सबसे पहले मैं जो आरजेडी सांसद है मनोज झा, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी एक बाइट सुनवाऊंगी, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक ग्रामर होता है, उसका एक ऑपरेटिव फ्रेमवर्क होता है। अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऑपरेशनल पीरियड में फिनेंशियल डिसबर्समेंट करते हैं, इट अमाउंट्स टू ब्राइबरी, जिसके हिसाब से आप वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं। तो माननीय चुनाव आयोग ने अतीत में भी इस तरह की चीजों पर सकारात्मक पहल की है। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक पहलकदमी करते हुए एक संदेश देगी वहां की सरकार को। तो सर, ये जो सब कुछ है मनोज झा ने साफ तौर पर बताया है कि जो उन्होंने बाकायदा एक पूरा ऑफिशियल चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को। ये जो खुलेआम बिहार में हो रहा है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक तरह से उल्लंघन है। और उन्होंने ये भी बताया है, अपने जो पत्र उन्होंने लिखा है कि बिहार में आचार संहिता लागू हुई 6 अक्टूबर को, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि बांटी गई 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को, और अगली राशि भी मिलने वाली है 7 नवंबर को। सोचिए कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है कि सेकेंड फेज के चुनाव से महज 3 दिन पहले तक पैसे देने की योजना है और चुनाव आयोग बिल्कुल। जय संविधान। देखिए निधि, जो ये
मनोज झा ने कहा और आप भी जो ये प्रश्न पूछ रही हैं, इसका कोई महत्व इसलिए नहीं है कि ये प्रश्न ही बिल्कुल मतलब नहीं रखता है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है। ये तो निष्कर्ष सारा देश लगा चुका है, सब लोग लगा चुके हैं कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग तो ये चाहता है किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सारे नियम कानूनों को ताक पे रख के उन्हें जिताया जाए। तो ये तो देखिए, जो मनोज झा जी ने भी कहा, और वो पत्र लिखना, इसका कोई लबोलबाब नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या, चलिए पैसा आपने डिसबर्स कर दिया, नियमों को ताक पे रख दिया, आपने घूस दे दी, महिलाओं को दे दी, कम से कम मनोज झा को यह पूछना चाहिए, तेजस्वी यादव को यह पूछना चाहिए, ये राइटिंग में एक डिक्लेरेशन कर दे एनडीए, मोदी जी और ये नीतीश कुमार, ये जो पैसा दिया गया है ये वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, असली मुद्दा यह है जो कि छिपाया जा रहा है और जो वास्तविकता है, ये जो पैसा दिया जा रहा है, देखिए दो ही विकल्प है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया और बिहार की जनता ने एक निर्णायक मत दे दिया और मान लीजिए बेईमानी रुक गई, वहां के अधिकारियों का एक अपनी आत्म भावना होती है वो जागृत हो गई और उन्होंने बेईमानी को रोक दिया। मान लीजिए हम थोड़ा पॉजिटिव हो जाएं और बेईमानी रुक गई और मान लीजिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद अगर तेजस्वी यादव पैसा वापस लेंगे तो कहेंगे देखिए हमने बांटा, ये वापस ले रहे हैं, और इसके बाद तेजस्वी यादव की सरकार की विश्वसनीयता को कम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जीत गए तो उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए बेईमानी से, चुनाव आयोग के सहयोग से, केंचुए के सहयोग से, तो उसके बाद लोगों से पैसा वसूला जाएगा, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ, जैसे दिल्ली के अंदर आज की तारीख में अन्याय चल रहा है। तो ये तो हर दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो देखिए, ये अपेक्षा रखना कि केंचुआ ये जो उसके लिखित कानून है और नियम है, देखिए लिखित कानून तो वो बदल देता है, वो बार बार आपने देखा लिखित कानून उन्होंने बदल दिए। पहले ये था कि अगर पैसा जमा कराएगा हारा हुआ कैंडिडेट तो उसमें जो वहां की सीसीटीवी फुटेज है वो उस कैंडिडेट को दी जाएगी और जो ईवीएम है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। वहां नियमों को उन्होंने बदल दिया, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दिखाएंगे, नया नियम बना दिया। यहां भी एक नया नियम बना देंगे। भाई, ये नियम बनाने का अधिकार तो चुनाव आयोग को है, नियम बना देंगे कि नहीं डिसबर्समेंट कर सकते हैं, और डिसबर्समेंट के बाद में अगर कहीं मान लीजिए वो आ जाएगा, विपक्ष की सरकार आ जाएगी, तेजस्वी की सरकार आ जाएगी, तो कहेंगे वो अपने हिसाब से नियम बना देंगे। तो जब चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति ही मोदी जी के कहने पे हुई है, उनके कृपा दृष्टि से हुई है, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को मेरे देश की प्रतिष्ठा का कोई ध्यान ही नहीं है, ऐसी स्थिति में वो नियम बदल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। भाई, ये बात क्या पूरे विश्व के अंदर कोई मानने को तैयार है कि जहां सिलेक्शन कमेटी हो उसमें 2 मेंबर्स होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हो और लीडर अपोजिशन को केवल वहां बिठा दिया जाए और उनकी बात को ओवररूल करके अपने आदमी को बिठा दिया जाए? तो उसके बाद क्या एक मॉरलिटी की बात होगी, क्या विश्वसनीयता की बात होगी? इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग जो है अपने जो एहसान है मोदी जी और अमित शाह साहब के, उसका रिटर्न दे रहा है। तो ये देखिए, ये तो आज के तारीख में आप कोई भी नियम बनाइए और कोई भी नियम बदल दीजिए, जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। और जैसे एक किस्सा सुनाते हैं, 2 भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन बचपन में चाहते हैं अपने पिताजी के पास सोएं। भाई जो है वो चतुर है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं 5 दिन सोऊंगा, 5 दिन तू सो लेना। अच्छा, जब 5 दिन सो जाता है भाई और बहन का नंबर आता है, कहते नहीं नहीं हम बदल देते हैं, ऐसा करें एक एक दिन सोते हैं, तू एक दिन सो और एक दिन मैं सोऊंगा। बहन सोती है और बहन जब एक दिन सो लेती है, कहती कि वो कहता है नहीं नहीं नियम बदल लेते हैं, 5-5 दिन सोएंगे, और अपने बाद वो 80% टाइम सोता है और बहन को सोने। ये किस्सा मेरे मामा और मेरी मदर का है, इसलिए मैंने इसका संदर्भ लेके सुनाया। बचपन में हमारे मामा जी बड़े चतुर थे और बहनें आप जानते ही हैं बड़ी सीधी सादी होती हैं, भाइयों पे बड़ा विश्वास करती है। तो इस प्रकार से नाना जी के साथ मामा सोया करते थे और माता जी को किनारे कर देते थे। वही ये चुनाव आयोग की आज की तारीख में कर रहा है, केंचुआ आज की तारीख में कर रहा है। तो निष्पक्ष अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जिससे हमारी सारी आशाएं हैं वो डेट पे डेट दिए चला जा रहा है, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। हर तरह से हर जगह आप देखिए, बिहार के अंदर जो कल ये हुआ है, परसों जो हुआ है, अनंत सिंह ने जो मोकामा के अंदर किया है, और वहां पे खुले आम एक दुलार चंद यादव जैसे यादव महासभा के अध्यक्ष को खुले आम पहले उसके पैर पे गोली मारी गई,
उसके पोते ने बताया, जो अपनी आंखों से, वो प्रत्यक्षदर्शी है, ही इज ए विटनेस, ही इज आई विटनेस। और आई विटनेस के कहने के बावजूद और कई लोगों के कहने के बावजूद वहां पे अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि मौत जो है गोली लगने से नहीं हुई, उनके चेस्ट के अंदर इतना ज्यादा वो दबाव बढ़ गया कि उसकी, अरे तो ये तो बता रहा है उनका पोता कि गोली पैर में मारी गई और गोली पैर में मारने से कोई आदमी मरता नहीं है। और उसके बाद उनके सीने के ऊपर जो है थार गाड़ी चढ़ा दी गई और उनका पिचक गया सीना और बेचारों का मृत हो गया। लेकिन उस आदमी ने कम से कम मरते मरते शेरों वाला दिल दिखाया। और मैं तो ऐसे आदमी को, चाहे उनका कोई भी इतिहास नहीं जानता, लेकिन कम से कम उसने अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को कहा कि भाग जाओ। जैसे आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के भी अंदर भी हुआ था, जो वहां पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, वहां पे बहुत सारे लोगों को घेर लिया, वहां नक्सलवादियों ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और गोलियां चलाने लगे। उसने कहा तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मारो, इन लोगों को क्यों मार रहे हो। उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, बीसी शुक्ला भी मारे गए थे, पूरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वहां पे खत्म हो गई थी। तो ये जो परिस्थिति आज के तारीख में बन रही है, तो यहाँ पे नैतिकता की बात करना, यहाँ पे, लेकिन जिस चीज से मैं डरता हूं, आज के तारीख में डरता हूं बिहार के अंदर, देखिए बिहार की जनता का, अगर आप किसी, और ये जो हुआ है दुलार चंद यादव के पास और जो अनंत कुमार सिंह ने रखा है, किया है, ये वास्तविकता में इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट है। मैं बिहार में सुबह से लोगों से फीलर्स ले रहा हूं, तुम भी ले रही होगी, संजय शर्मा भी ले रहे होंगे। ये इलेक्शन बिहार का जो आज के तारीख में अलग अलग दिशाओं में जा रहा था, अब अगले पिछड़े का इलेक्शन हो गया। और मोकामा जहां पे ये धानुक जाति से थे, जन स्वराज के, जिसको ये दुलार चंद यादव सपोर्ट कर रहे थे, और सूरज भान सिंह और अनंत कुमार सिंह दोनों भूमिहार जाति के थे, और ये सामंती लोग और श्रमिक लोगों के बीच का जहां पे चुनाव था, वो आज के तारीख में अनंत कुमार सिंह जो कहते थे कि मैं चश्मा कभी नहीं उतारूंगा, आजकल चश्मा उतार के बदहवासी उनके चेहरे पे उड़ रही है। और पूरे बिहार, लेकिन अब जब ईमानदारी से चुनाव ही नहीं होना है, जब पूरी तरह से देश के लोकतंत्र को, हमारी चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है, तो मैं किस बात से डर रहा हूं कि कहीं कहीं हमारे देश के युवा, जिनको एक तेजस्वी यादव से आशा है कि वो नौकरी देंगे, और वो बात कर रहे थे 2.5 करोड़ नौकरी देने की, और भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा पत्र में कह दिया, और आप देख रहे हैं जेडीयू के पोस्टर्स में केवल नीतीश कुमार का नाम है। और ये जो आपके सबसे बड़े नेता आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के उभर के सामने आ रहे हैं, सम्राट चौधरी, अब एक नई वीडियो भी जारी हो रही है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, जिन्होंने अपनी राजनीति आरजेडी से शुरू की थी, उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है, सच है कि झूठ मुझे नहीं पता, जिसमें शकुनी चौधरी कहते हैं मोदी जी को जमीन पर गाड़ दूंगा। तो ये बाकी लोगों के बारे में तो कहते रहते हैं, उनकी पुरानी वीडियो दिखाते हैं। जरा सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की वो वीडियो भी अगर सच है या झूठ है, जो भी है, उसको बताएं, और बताएं कि इस प्रकार के लोगों को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिन पे कितने हत्या के मुकदमे हैं और जिनकी डिग्री भी फर्जी है। ठीक है, डिग्री फर्जी वालों को ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी, ये भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से चुनाव की अपेक्षा करना, मनोज झा जी, कांग्रेस वालों, तेजस्वी यादव, सब लोग समझ लीजिए, ईमानदारी से चुनाव, और अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में समझ लेना चाहिए, ईमानदारी से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपेक्षा करना निरर्थक है। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ईमानदारी से चुनाव करवाना बिल्कुल ही निरर्थक है, क्योंकि जब इस प्रकार की चीजें हों और चुनाव आयोग ये सब जो चीजें कर रहा है, और सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या ये मान लिया जाए कि पूरा का पूरा जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ एक रस्म अदायगी है, क्योंकि चुनाव आयोग नाम की तो कोई संस्था जमीन पर दिखाई ही नहीं दे रही है। और आपने बात की डिग्री की, तो आज इसको लेकर सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और जो हमारे पोस्टर बॉय हैं सम्राट चौधरी, उनकी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने अपनी उम्र घटा और बढ़ा दी है। अभी तक तो सम्राट चौधरी जी की डिग्री को लेकर के विवाद और संदेह था, लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर भी कई बहुत सारे झूठ सामने आ रहे हैं। उस पर जो सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं एक बार उनका वीडियो दिखाती हूँ। करने आए हैं, और खुलासा जो है वो बीजेपी के पोस्टर बॉय सम्राट चौधरी और राकेश कुमार जी को लेकर है। पूरे विश्व में बिहार की, भारत की ख्याति सम्राट अशोक के नाम से जानी जाती है, लेकिन महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं।
महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं, और उन्हें ऐसा लगता है महामानव ने ये वरदान दिया है कि वो अपनी सहूलियत अनुसार अपनी उम्र जब चाहे बढ़ा लें और जब चाहे घटा लें, और इस पूरी प्रेस वार्ता के बाद हम आपको एक एक साक्ष्य और सबूत आपके इनबॉक्सेस में, और उसकी कॉपी अगर चाहिए होगी तो आपको दे देंगे। अभी तक सम्राट चौधरी जी की डिग्री को लेकर खासा विवाद था, उस पर बड़े प्रश्न थे, उस पर संदेह था, सबूतों के साथ लोगों ने बड़े सवाल और साक्ष्य प्रस्तुत किए। लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर भी बहुत सारे झूठ सामने आ रहे हैं, और उनके अब के चुनावी हलफनामे में उन्होंने झूठ बोला है। अपने चुनावी एफिडेविट में झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है, किस तरह से कैंडिडेट अयोग्य घोषित होता है, किस तरह से चुनाव निरस्त होता है, यह मुझसे बेहतर आप जानते हैं। संविधान के आर्टिकल 173 के तहत अपना नॉमिनेशन भरते वक्त किसी भी कैंडिडेट की उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कैंडिडेट अयोग्य घोषित होगा। लेकिन इस पूरे कानून की धज्जियां उड़ाने का काम बिहार में बीजेपी में चल रहा है, एक जादू हो रहा है, और जादू के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते सम्राट चौधरी जब मर्जी चाहते हैं 12-15 वर्ष अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, जब मर्जी चाहते हैं अपनी उम्र घटा लेते हैं। सहूलियत के अनुसार उनकी उम्र घट और बढ़ रही है। काश ऐसा वरदान हम सबको प्राप्त होता, लेकिन हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग महामानव और नॉन बायोलॉजिकल के लोग नहीं हैं। अगर होते तो शायद हम भी ऐसे ही अपनी उम्र घटाते बढ़ाते रहते। इस बार के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे। आपसे बस थोड़ा सा फिगर सुनने का अनुरोध करती हूं। इस बार के चुनावी हलफनामे में उनका कहना है कि वो 1968 में 1968 में पैदा हुए थे। इस हिसाब से उनकी जो आयु है वो 56 वर्ष है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम आपको देंगे, 16 अक्टूबर 2003 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक ऑर्डर है, और उसमें फैसला किया गया कि सम्राट चौधरी की जन्मतिथि उर्फ राकेश कुमार की जन्मतिथि 1981 है, जिसके हिसाब से आज उनको 44 साल का होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के 16 अक्टूबर 2003 के ऑर्डर ने सम्राट चौधरी को अयोग्य घोषित किया था। उनके 2000 के परबत्ता से निर्वाचन को रद्द किया गया था, और इसी सब के चलते उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। आप प्रबुद्ध लोगों को याद होगा 1999 में वो मंत्री बन गए थे, तब वो एमएलसी नहीं थे, एमएलए नहीं थे। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा परबत्ता से, आपने 25 साल से ज्यादा दिखाई। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन दायर हुई, और 2003 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक ऑर्डर ने 1981 उनकी डेट ऑफ बर्थ माना, उनका चुनाव रद्द किया, उनको अयोग्य घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किस आधार पर सुनाया था? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था। उसमें 1996 में सम्राट चौधरी और राकेश कुमार प्राइवेट कैंडिडेट थे कृतानंद विद्यालय से। उनका रोल नंबर 19 था। यह अलग बात है कि वो एग्जाम में फेल हो गए थे। बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 1996 में जो सर्टिफिकेट इशू किया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और गौरतलब बात यह है कि उनको अयोग्य घोषित करने में, उनकी जन्मतिथि को 1981 डिक्लेयर करने में बिहार के बीजेपी के दिवंगत सुशील मोदी जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक ले गए थे और उनकी बड़ी भूमिका थी, और उसके बाद ही सम्राट चौधरी जी का इस्तीफा भी हुआ था। तो आज 44 साल के होने चाहिए थे, लेकिन जादू चल गया, वो 56 के हो गए। 56 इंच की छाती के महामानव और 56 का उनका सपा सिलादार। तो
तो सर ये जो है सुप्रिया सुनीत ने जो भी खुलासे किए हैं, तो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सम्राट चौधरी अब इस पर क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा है वो तो असल में मतलब देखिए कि क्या कुछ हो रहा है कि पहले उनको जो है अयोग्य भी घोषित किया जा चुका है और उनका नामांकन रद्द किया जा चुका है, लेकिन अब देखिए इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और चुनाव आयोग सो रहा है। भाई देखो निधि, सवाल ये है सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। भाई सम्राट चौधरी से अगर मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पूछेंगी कि भाई ये आपकी दो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है उसके हिसाब से तो आप 46 साल के हैं और यहाँ आप जो है 55। भाई देखिए किसी के आदमी के भी चेहरा देख के बताया जा सकता है उसकी उम्र क्या है। मैं कहूं कि मैं 40 साल का हूं, कोई विश्वास नहीं करेगा, चेहरे से पता चलता है, सबके चेहरे से पता चल जाता है। 5-7 साल का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये पता चल जाता है कि कौन कितनी उम्र का है। लेकिन चुनाव आयोग से पूछे या जाके ये कहेंगे वो, अरे यार दो एफिडेविट के बीच में अगर अंतर है और उसके बाद उम्र तो नहीं घट पड़ सकती ना, बाकी चीजें चलिए डिग्री बढ़ सकती है। आप पोस्ट ग्रेजुएट एंटायर पॉलिटिकल साइंस में थे, फिर आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर ली, ये बात तो है। लेकिन अगर आपकी उम्र ही बढ़ घट रही है फिर वो कह देंगे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और पहले मुझे लगा था कि मेरा जो पृथ्वी में अवतरण हुआ था वो तब हुआ था, अब मुझे लगा कि मेरा अवतरण अब हुआ, तो अवतरण की डेट वो बदल लेंगे। तो देखिए जहां पे आपका सैया ही बेईमान हो और जो सारी कोताही करने के लिए, लेकिन एक चीज निधि मोरी बड़ी चिंता है। आज आप जानती हैं हमने एक अमेरिका के एनआरआई कपल का फिर इंटरव्यू किया है। जैसे पहली बार 3 दिन पहले भी हमने किया था अजीत सिंह का और हरजीत भाटिया का और अजीत भाटिया का, और वो भारतीय हैं, दुखी हैं, वहां पे जाके बसे हुए हैं। लेकिन वो ये कहते हैं ये सारी चीजें इंटरनेट में देखिए, अमेरिका यूरोप में बैठे भारतीय भी देख रहे हैं और विदेशी भी देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो ये एक रेपुटेशन थी चाइना की कि वो झूठे हलफनामे होते हैं, झूठा डेटा होता है, झूठे आंकड़े होते हैं। हमारे भारत की छवि वैसी कभी नहीं थी पिछले 11 साल से। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, फिर उम्र का अलग अलग हो जाना, फिर इस प्रकार की घटनाएं, और इंटरनेट से पता सबको सब कुछ रहता है। तो इससे मेरे देश की, मेरे प्यारे देश की छवि जितने ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन हु केयर्स। आज के तारीख में केवल जनता को गुमराह करना, जनता को धोखा देना, जनता को घूस देना और चुनाव आयोग का केचुए का आंख बंद करके पड़े रहना। अब ये जनता का क्या भविष्य है, नई जनरेशन का क्या भविष्य है। जब 20 साल से नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी नहीं दी, तो अब नौकरी क्या देंगे? और केवल बिहार में देंगे तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं देंगे? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देंगे? फिर आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं देंगे? राजस्थान में क्यों नहीं देंगे? लेकिन सवाल ये है, केवल जुमलेबाजी करनी है, इन्हें करना कुछ नहीं है। और ये अगर एक मनोज झा और ये तेजस्वी कहें कि जो ये 10-10 हजार रुपए बार बार करके औरतों को आप बांट रहे हैं, एक स्पष्टीकरण इस पे दे दें, ये पैसा वापस देना है या ये पैसा वापस नहीं देना है। और अगर ये पैसा वापस देना है और अगर ये ऋण है तो ऋण देना कोई एहसान नहीं है। मैं ऋण लूंगा ही नहीं आज के तारीख में। मेरे पास 10 फोन रोज में आते हैं, साहब लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। मैंने कहा लोन लेके करूंगा क्या? लोन क्या मुझे वापस नहीं करना है? क्या मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट नहीं देना है? तो जब तक मेरी कमाई नहीं बढ़ेगी मैं लोन काहे के लिए ले लूं? लोन ले लूं, पता चला गाड़ी खरीद लूं, थार और घूम फिर लूं, और उसके बाद वसूली हो जाए, थार भी उड़ जाए, मेरा बुढ़ापा भी खराब हो जाए। तो लोन ग्रांट देनी है तो ग्रांट दीजिए ना, कहिए पैसा वापस नहीं करना है। तो ये देखिए, इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, माननीय न्यायालय कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुनीत और मनोज झा उठा सकते हैं कि ये एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि ये पैसा आपने दान दिया है, अनुदान दिया है या ये लोन दिया है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, लेकिन ये जो भी हो ये सीधे सीधे नियमों की धज्जियां हैं और धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसके बावजूद अगर चुनाव आयोग खामोश है तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है और चुनाव आयोग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे लगता है कि अभी तक विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई भी योजना आई होती या फिर किसी तरीके का कोई उल्लंघन हुआ होता तो अभी तक कार्रवाई हो गई होती। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ पहुंच गए हैं लोग शिकायत लेकर के, और विपक्ष के बाकी नेताओं के खिलाफ भी इसी प्रकार से पहुंच जाते। लेकिन एक और चीज ध्यान देने वाली है जो एनडीए के नेताओं को दी जा रही है और सुविधाएं दी जा रही हैं। आप देखिए कि जो बाहुबलियों का काफिला है उसको लेकर भी चुनाव आयोग खामोश है। और ये देखिए बाहुबलियों का अनंत काफिला, चुनाव आयोग चुप है। तो उसमें अनंत सिंह का जो है उसमें 40 से 50 गाड़ियों के साथ वो चलते हैं
और देखिए आगे एक और बाहुबली है, वो 25 से 30 कारों के काफिले के साथ प्रचार करते हैं। वीणा देवी है 3 से 4 वाहनों के साथ प्रचार करती हैं। अमरेंद्र पांडे हैं, वो 30 से 40 गाड़ियां जो है उनके साथ चलती हैं। तो ऐसे-ऐसे ये बीजेपी के एनडीए के नेता हैं और इनके साथ इतनी गाड़ियों का काफिला चलता है। वो भी तब आप देखिए जब अनंत सिंह स्वीकार कर रहे हैं कि हम इतनी गाड़ियों के काफिले से चल रहे थे और एक हत्या हो गई। उसके बावजूद चुनाव आयोग किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कोई भी उम्मीदवार प्रचार कर रहा है तो वो 3 से ऊपर गाड़ियां नहीं चला सकता अपने काफिले में। ये नियम है चुनाव आयोग का आचार संहिता लग जाने के बाद। लेकिन यहाँ पर देखिए कि खुलेआम गाड़ियों का काफिला चल रहा है। उन गाड़ियों के काफिलों के जरिए दूसरों पर हमले भी कराए जा रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं और चुनाव आयोग इसमें मूकदर्शक बना हुआ है। तो सर बिहार में जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है, आप ये किस श्रेणी में आप इसको रखेंगे? और ऐसे चुनाव आयोग से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्यों चुनाव करवाए जा रहे हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखिए, ये भी नहीं है कि ये गाड़ियों का काफिला फोटोग्राफी का कमाल है या दूसरी गाड़ियों को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। अनंत कुमार सिंह तो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तो चैनल्स में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे पास 40-50 गाड़ियों का काफिला था, तो इसी आधार पे उन पे एक्शन हो सकता था। अरे जितनी लिमिट है वो लिमिट तो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाती है अगर 40-50 गाड़ियों का काफिला लेके वो चल रहे थे। लेकिन सवाल ये है ना कि जहां आंख नाक मुंह बंद करके बैठा हो चुनाव आयोग, और जो वो कह रहे हैं आपके जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, जो जन स्वराज पार्टी के हैं, कि हमारा तो हर 100 गज के ऊपर हमारी गाड़ी की तलाशी होती है। हमें एक आपने सुरक्षा गार्ड दिया हुआ है, अनंत कुमार सिंह को 5 सुरक्षा गार्ड दिए हैं, वो भी बिल्कुल आधुनिक राइफलों से और कार्बाइन से लैस हैं, AK-47 से लैस हैं। जबकि ये भी एक सरकारी गृह मंत्रालय का नियम है, AK-47 का सुरक्षा गार्ड केवल गवर्नर को मिल सकता है, चीफ मिनिस्टर को मिल सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। और ये कह रहे हैं सूरज भान सिंह, उन्होंने वीडियो में कहा है कि अनंत कुमार सिंह ने वहां के एसएसपी को आदेश दिया होगा कि भाई आप मेरे काफिले में जितने भी ये पुलिसकर्मी आप देंगे सारे भूमिहार जात के होंगे और सबके हाथ में कारबाने और AK-47 होगा। आप जानते ही उनको जेल भेजा गया था, वो जेल में 5 साल रहे AK-47 रखने के आरोप में, और वो जेल में रहे जब तक वो आरजेडी में थे, और जैसे ही वो आरजेडी छोड़ के उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की, उनको बेल भी मिल गई, वो बाहर भी आ गए। अब तो ये भी सुना है कि जो रेपिस्ट आसाराम है उसको भी 6 महीने की बेल मिल गई है। तो अब तो यह है भैया, देखिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिए और उसके बाद सब मत्था टेक दीजिए। उसके बाद अब इलेक्शन भी जीत जाएंगे, करोड़ों अरबों की घूस भी कर देंगे। जनता की बात का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। जनता केवल दबती रहेगी, पिसती रहेगी, और जनता अगर वोट इनको नहीं भी देगी तो चुनाव आयोग इनको जितवा देगा। तो हमारे देश के अंदर जो विदेश में हमारी छवि गिर रही है, और भगवान न करे वो हो जाए जो दूसरे देशों सर के मैं अंदर यही हुआ है। पूछने वाली थी कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं और साफ तौर से ये पता है कि महिलाओं के खातों में इतने-इतने पैसे डाले जा रहे हैं आचार संहिता लगने के बाद, इसका विदेश में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? क्या संदेश जा रहा होगा हमारे चुनाव आयोग को लेकर के? नहीं नहीं, चुनाव आयोग का तो कोई, भाई एक जमाना था हमारे चुनाव आयोग का, विदेशी लोग बुलाया करते थे कि अपने चुनाव आयोग को भेज दीजिए, हमारे यहाँ इलेक्शन करा दें। अब ये चुनाव आयोग तो मानी बात है कि आज हिंदुस्तान के 90% लोगों के दिमाग, और बल्कि ये आरएसएस और बीजेपी वाले भी इस बात को मानते हैं बेईमानी हो रही है, लेकिन क्योंकि बेईमानी उनके हित में हो रही है, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे प्रक्रिया इतनी खराब हो रही है कि देश का नुकसान हो रहा है। अब वो केवल हिंदू मुसलमान करने में जुटे रहते हैं। कल मेरे को एक गोदी मीडिया में बुलाया गया, वहां पे साहब वो ये दिल्ली राइट में ये हुआ, दिल्ली राइट में वो हुआ। अरे भैया वो एक्यूज्ड ही है ना, अभी ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ, एक्यूज्ड है ना। और यहाँ पे अनंत कुमार सिंह को मानने को तैयार नहीं है कि एक बाहुबली ने, जो भूमिहार जात का आता है, सवर्ण जात का आता है, उन्होंने एक यादव महासभा के अध्यक्ष को खुलेआम इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो बहुजन समाज से आता है, वो बैकवर्ड समाज से आता है। कहते हैं वो तो एक्यूज्ड है, उन्होंने थोड़ी माना। अरे यार, तो ये भी तो एक्यूज्ड है, जैसे अनंत कुमार सिंह एक्यूज्ड है वैसे शर्जील इमाम जो है एक्यूज्ड है। 4 साल से आप उसको बेल नहीं दे रहे। तो अगर ये केवल आधार हो, जन्म का आधार को, कि मैं मुसलमान पैदा हो गया या दलित पैदा हो गया या ओबीसी पैदा हो गया और धानुक जाति का पैदा हो गया, पिछड़ी जाति का पैदा हो गया, तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, केवल सवर्ण होना उसके लिए आवश्यक है, तो सवर्ण होने के बावजूद देखिए मुझे ऐसा भारतवर्ष नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए।
तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस प्रकार से खुलेआम बिहार में चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वो भी बीजेपी के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा। और आप देखिए कि आचार संहिता लगी इतने दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी महिलाओं के खातों में एक नहीं बल्कि 3-3 बार किस्तें जारी हुई हैं, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले जा रहे हैं। और अब इसको लेकर के शिकायत की गई है आरजेडी द्वारा चुनाव आयोग में। लेकिन जब चुनाव आयोग इन सारी चीजों पर खामोश है, तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने का कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि बनता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।